गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू जीके जीएस स्टडी चैनल विद अंकिता। और हम देख रहे हैं फ्रेंड बिहार स्टेट पेपर 1 एंड 2 के लिए जीके जीएस, और ये बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए भी है। ठीक है, तो आप सभी पहली बार हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास को कंटिन्यू देखने के लिए आप ज़रूर से ज़रूर जुड़ें टेलीग्राम लिंक से। और इसी चैनल पर हमने शिक्षण कला एवं दक्षता जो 30 नंबर का आपका पूछा जाता है, चाहे पेपर 1 हो या फिर 2 हो, दोनों में पूछा जाता है। तो इसी चैनल पर पूरी यूथ कंपटीशन की बुक को मैंने सॉल्व किया है, तो आप ज़रूर से देखें। वैसे इस क्लास के भी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप कंटिन्यू देखिए और पूरा 1 से 2 बार ज़रूर कंप्लीट कीजिए। ठीक है, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये प्रीवियस ईयर ऑल क्वेश्चंस हैं फ्रेंड। ठीक है, तो इनकी संभावना अधिक से अधिक है और हो सकता है यही क्वेश्चन आपसे एग्जैक्ट ना पूछे जाए, लेकिन इसी से रिलेटेड पूछे जाएँ। तो ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही नहीं है, तो ये पूरे डिस्क्राइबेशन के साथ है फ्रेंड सीरीज। तो चलिए, सभी का स्वागत है, सभी का वंदन है। और हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किया था, तो ठीक है 100 कंप्लीट किया था। आज हम 101 से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए 100 से ही देख लेते हैं फिर। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 2007 में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति है कार्लोस स्लिम, हेलू, बिल गेट्स, लक्ष्मी मित्तल या फिर वॉरेन बफेट। तो एक तो ये ओल्ड क्वेश्चन है, तो हो सकता है इसकी अभी संभावना ना हो आपको पूछी जाने की, पूछा ना जाए। ठीक है, और पूछ भी सकता है, ऐसा नहीं है। तो 100% ये श्योर नहीं है कि नहीं पूछा जा सकता, पूछ भी सकते हैं। तो फ्रेंड ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और ये आप देख सकते हैं कि 48 एंड 52 बीपीएससी प्री 2008 के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था 60%, 67%, 56% या फिर 54%। तो फ्रेंड 60% था, अगर 2006 और 7 के अनुसार पूछा जाए विकासात्मक व्यय। ठीक है, और आप देख सकते हैं तो ये तो 2006 और 7 का डेटा था 60%, लेकिन अगर आर्थिक समीक्षा की जाए 2021-22 के अनुसार तो यह 67.7% है। और 2021 से 22 के बजट के अनुसार तो ये 69.8%। और जबकि बजट 22 और 23 के अनुसार अगर पूछा जाए विकासात्मक व्यय तो भी ये 67.37% है, यानी कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हुई है व्यय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? आप देख सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इनमें से कोई ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो 2001 के अनुसार जनगणना कितनी थी? तो 2001 के अनुसार फ्रेंड 1028737,436 थी, जबकि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत की जनसंख्या 121085497 और जिसमें पुरुषों की जनसंख्या फ्रेंड तो 6232,70258, महिलाओं की पूछे तो 5875857119। और भारत की जनसंख्या का अगर घनत्व पूछ ले तो 382 मतलब 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर तथा लिंगा अनुपात 943। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं थी। तो ये आप याद कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आप ले लीजिएगा और अपने बेहतर ढंग से अपने तरीके से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 103। जनगणना 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो अभी आपने देखा ही कितना था घनत्व, तो 304, 324, 344 या फिर 364। तो फ्रेंड बी इज राइट आंसर 340, 324। ठीक है,
भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? केरल का, हरियाणा का, बिहार का या फिर उत्तर प्रदेश का? तो फ्रेंड, सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व कहाँ पे है? बिहार में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 2018 का ही क्वेश्चन है, तो आइए देख सकते हैं। बिहार का सबसे ज़्यादा है, जबकि हरियाणा का फ्रेंड 573 है, केरल का 860 है, उत्तर प्रदेश का 829 है। तो हरियाणा का तो सबसे कम है जनसंख्या घनत्व, ठीक है। बिहार में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का डैश बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है? दूसरा है, तीसरा है, चौथा है या फिर पांचवा है? तो फ्रेंड तीसरा है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और ये डेटा देख लीजिए आप, यहाँ पे है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कहाँ पर कितना है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का डैश प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है? 8, 10, 11 या फिर 12? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 8। दो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो फ्रेंड 82,99,000 क्या है, कितना पढ़ेंगे इसको, एक सेकंड। तो फ्रेंड हो जाएगा 8,29,00,000, ठीक है, 29,00,000 और 98,509, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या सबसे अधिक है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, और ये आपका लेटेस्ट प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर क्या है? तो हर 1000 जीवित जन्म में से 5वें जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात, या हर 1000 जीवित जन्मों से अपने पहले जन्मदिन से मरने वाले बच्चों की जनसंख्या का अनुपात, या हर 100 जीवित जन्मों में से अपने 5वें जन्म से पहले मरने वाले बच्चों की जनसंख्या का अनुपात, या फिर हर 100 जीवित जन्मों से अपने से पहले जन्मदिन पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। तो ये आपका रीजनिंग वाले प्रश्न से कम नहीं है, और इस प्रश्न को आप जितना रिवीजन कर लेंगे उतना बेस्ट होगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और ऑप्शन बी इज राइट आंसर है, 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से मरने वाले बच्चों की जनसंख्या का अनुपात, ठीक है। आगे देखेंगे, और बिहार में अगर पूछ ले आपसे शिशुओं की मृत्यु दर कितनी है फ्रेंड, तो 29 है, ठीक है। और भारत में, ठीक है, और ये बुलेटिन मतलब सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार, मतलब बुलेटिन अक्टूबर 2021 के अनुसार भारत में अगर कुल नवजात शिशु दर पूछी जाए तो 46, और उत्तर प्रदेश में 41, छत्तीसगढ़ में 40 और उड़ीसा में 38 शिशुओं की मृत्यु दर सर्वाधिक है, ठीक है। और बिहार में कितनी है, तो 29 है, याद रखेंगे। और सर्वाधिक कहाँ पे है, तो सर्वाधिक आपकी देखिए असम और छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ सब में सर्वाधिक है, लगभग लमसम है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। भारत में 1991 में 2001 से साक्षरता दर की वृद्धि है, तो 10.8%, 12.6%, 14.3% या 15.35%? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 12.6%। नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी 60.0%, 63.0%, 65.5%, 68.5%, ठीक है। कितनी थी, तो इनमें से कोई ऑप्शन एक राइट नहीं है। तो आइए देखते हैं, क्योंकि वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर 80.9% थी, जबकि महिला साक्षरता दर 64.6% थी।
हालांकि 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार महिला की साक्षरता दर 65.46% थी और फिर भी बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर विकल्प सी माना है। ठीक है, तो इसका विकल्प कितने माने, 64 है महिलाओं का, लेकिन इन्होंने 65.5% माना है। ठीक है, जबकि इसका राइट आंसर तो ई होगा और है कितना, 64 है। ठीक है, याद रखेंगे। और देखिए इस प्रश्न को भी आयोग ने बाहर किया है। तो देखिए 2011 जनगणना फोटो उंगली के निशान और आंख की पुतली के प्रति चित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष या 21 वर्ष। तो इसमें से कोई ऑप्शन आपका राइट नहीं है। आइए देखते हैं क्यों। क्योंकि 2001 की जनगणना फोटो उंगली निशान और आंख की पुतली प्रति चित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 5 वर्ष निर्धारित है। यह राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत संपन्न किए जाने वाले कार्य का हिस्सा है। तो इसमें 5 ऑप्शन कहीं पे है, कहीं नहीं है, तो इसलिए यह आंसर रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 113 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है, 20, 30, 40 या फिर 65। ठीक है, तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति फ्रेंड 65% है। ये बिहार की बात है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित स्रोतों में से किसमें भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है, जल, तापीय, नाभिकीय या फिर गैर पारंपरिक। तो निम्नलिखित स्रोतों में से किसमें भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है फ्रेंड, तो ये तापीय। आप देख सकते हैं तो भारत थर्मल, ठीक है, मतलब भारत तापीय स्रोत से सर्वाधिक विद्युत प्राप्त करता है। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 16 अप्रैल 2022 तक भारत की संस्थापित विद्युत क्षमता कितनी है, तो 39,94,097 मेगावाट है। जबकि तापीय विद्युत का हिस्सा 59.1% है और जल विद्युत कितना है, तो 11.7%, परमाणु विद्युत 1.7% और जबकि गैर पारंपरिक विद्युत का हिस्सा जो है 27.5% है। इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, एक रफ कॉपी लीजिएगा और 2 साइड में आप लिखिएगा विद्युत कितने प्रतिशत है, परमाणु विद्युत कितने प्रतिशत है, जल विद्युत कितने प्रतिशत है, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट देखिए, 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण या इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर था। तो आप देख सकते हैं भारत सरकार द्वारा जुलाई 1991 में अपनाई गई नई आर्थिक नीति, मतलब एलपीजी जो संबोधित किया जाता है, मतलब जिसका तात्पर्य है, एलपीजी का मतलब है, अगर एलपीजी का ऐसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो अलग है। ठीक है, यहाँ आर्थिक नीति एलपीजी की बात हो रही है। तो एल का मतलब है लिबरेशन अर्थात उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, मतलब निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। ठीक है, नेक्स्ट है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC कब स्थापित हुआ, 1856, 1914, 1936 या फिर 1956। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, तेल एवं प्राकृतिक गैस मतलब ONGC 1956 में स्थापित किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। तो फ्रेंड तृतीय क्षेत्र ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और तृतीय क्षेत्र कहाँ अधिक योगदान देता है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में, याद रखना है आपको। तो ये तृतीय क्षेत्र के फ्रेंड कितने अंग हैं, तो इसके 3 अंग हैं। कौन कौन से, परिवहन, संचार, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और वास्तविक जायदाद, सामुदायिक एवं वैयक्तिक सेवाएं। ठीक है, और जबकि आर्थिक समीक्षा 2021 और 22 के अनुसार तृतीय क्षेत्र का सकल राष्ट्रीय अनुपात कितना रहा, तो 53% हो गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र या फिर व्यापार क्षेत्र। तो राष्ट्रीय आय का जो मुख्य क्षेत्र है फ्रेंड सेवा क्षेत्र है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सापेक्ष निर्धनता यानी रिलेटिव पॉवर्टी का अर्थ है दिवालियापन यानी बैंक करप्टेसी या फिर व्यापार चक्र, ट्रेड साइकिल, न्यूनतम जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं या आर्थिक क्षमताएं। तो ये फ्रेंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। सापेक्ष निर्धनता किस पे संबंधित होती है, किससे? तो ये आर्थिक असमानताएं जो होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया है? अमर्त्य सेन, मो यूनुस, एस चक्रवर्ती या वेंकैया नायडू। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मो यूनुस। ठीक है, गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह का जो विचार दिया मोहम्मद यूनुस ने, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, और ये टॉपिक थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा क्योंकि ये जीके से रिलेटेड है। पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर खनन। तो तृतीयक आपने पहले भी देखा इस क्वेश्चन को। तृतीयक क्षेत्र का मतलब सकल घरेलू उत्पाद। और 21-22 में कितना हो गया? तो 53% हो गया ये। नेक्स्ट देखिए, किसी देश के प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है जनसंख्या से, राष्ट्रीय आय से, राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है फ्रेंड, राष्ट्रीय आय और जनसंख्या से किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। तो आप देख भी सकते हैं, इसका सूत्र भी है, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। ठीक है, तो जनसंख्या से भाग देने पर उस देश की प्रति व्यक्ति की आय जो होती है मतलब पीसीआई प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, भारत के आर्थिक सुधार के जनक कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या पीवी नरसिम्हा राव। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पीवी नरसिम्हा राव। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कि क्या क्वेश्चन क्या है? आर्थिक सुधार के जनक कौन माने जाते हैं? तो आर्थिक सुधार के जनक जो है फ्रेंड पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, और ये मनमोहन सिंह ने जुलाई 1991 में आर्थिक सुधारों को, जिसे नई आर्थिक नीति कहा जाता है, लागू करना प्रारंभ किया था। अगर पूछा जाए प्रारंभ किसने किया था तो मनमोहन सिंह, लेकिन अगर पूछा जाए कि जनक कौन माने जाते हैं तो पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, और उस समय के ये क्या थे? प्रधानमंत्री थे। तो जनक यही माने जाते हैं। लागू किसने किया था? मनमोहन सिंह ने। क्या नाम क्या दिया था इन्होंने? तो आर्थिक सुधारों को इन्होंने नई आर्थिक नीति कहा था। और अगला प्रश्न जो बनता है फ्रेंड आपका कि आर्थिक सुधारों का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ठीक है, तो अग्रदूत कौन थे? मतलब आगे किसने इसकी शुरुआत किसने की? तो मनमोहन सिंह। और जबकि जनक आपसे पूछा जाए तो पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है आय शुल्कों में कमी, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मुक्त प्रवाह, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी या विनिवेश, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर फ्रेंड, क्योंकि वैश्वीकरण में जिसे सम्मिलित नहीं किया जाता वो सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। ठीक है, और बाकी सबको सम्मिलित किया जाता है, जैसे आय शुल्क में जो कमी होती है, आयात लाइसेंस का उन्मूलन या फिर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या उन्मुक्त प्रवाह, ये सारे डिटेल्स को शामिल किया जाता है। और जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी की विनिवेश को शामिल नहीं किया जाता। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय तृतीयक क्षेत्र का अंश है। तो आपने देखा था तृतीयक क्षेत्र कितने प्रतिशत रह गया है? अब तो 53% रह गया है फ्रेंड। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि जैसे जैसे विकसित होती है वैसे वैसे राष्ट्रीय आय क्षेत्र में मतलब तृतीय क्षेत्र का अंश क्या रहता है? बढ़ता है कि घटता है? ठीक है, तो फ्रेंड यह जो है बढ़ता जाता है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसे एक घटक के रूप में नहीं लिया गया? मतलब अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी, साक्षरता दर, या फिर जन्म एवं प्रत्याशा को, या शिशु मृत्यु दर को। ठीक है, तो फ्रेंड किसे नहीं लिया गया है, इसको घटक नहीं माना गया है, तो शिशु मृत्यु दर को। अगला प्रश्न देखिए, और सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक कमेंट ज़रूर छोड़ें आप। ठीक है, और मैं हर वीडियो में कहती हूँ आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हम वही प्रैक्टिस से सॉल्व कराएंगे, तो आप ज़रूर अपना ब्यौरा दें आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? सड़कें, रेलवे, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, या फिर ऊर्जा। तो पूछा गया आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता। अधि का मतलब क्या होता है? आधा। ठीक है, तो फ्रेंड सड़कें, रेलवे, ऊर्जा, ठीक है, ये नहीं आता है, ये आता है। ठीक है, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं आता है आर्थिक अधिसंरचना में। शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं आता है, जबकि आना चाहिए। ठीक है, तो अधिसंरचना फ्रेंड दो प्रकार की होती है। एक तो हमारी जो भौतिक ज़रूरतें होती है, तो आप देख ही सकते हैं, जैसे भौतिक अधिसंरचना, और दूसरा है सामाजिक अधिसंरचना। तो भौतिक में आ जाती है जैसे सड़कें हो गया, रेलवे हो गया, ऊर्जा हो गया। ठीक है, और सामाजिक में क्या आता है? सामाजिक में आपका जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गई, बीमा हो गया, आवास हो गया। ठीक है, तो जिनका संबंध केवल मानवीय कौशल के विकास से है, लेकिन आधारभूत संरचना के लिए इसे कहा जाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था के विकास में इनकी आधारभूत, जिसके बिना विकास तो संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल आना चाहिए भाई, क्यों नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य आना चाहिए, लेकिन इन्होंने शामिल नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया? अब बताइए क्या आप इस प्रश्न को गलत करेंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, या फिर आवास, या फिर तार संचार, या फिर दूर संचार। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है फ्रेंड। ये सामाजिक में नहीं आता ना, ये सामाजिक में नहीं आता। सामाजिक में तो हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास ये सब देखा था, जबकि तार और संचार किस में आता है? ये आर्थिक में आता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, या फिर विनिर्माण की लागत को कम करना, उत्पाद को प्रतियोगी बनाना, उपर्युक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो फ्रेंड ऑप्शन ई इज राइट आंसर है, क्योंकि मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम के उद्देश्य में नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना है, लाल फीताशाही को हटाना है, विकसित आधारभूत संरचना द्वारा विनिर्माण लागत को कम करना, उत्पादों को प्रतियोगी बनाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सुधार करना है। तो आप क्या समझे, ई क्यों है इसका? क्योंकि ये सारी चीज़ें तो है। ठीक है, नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना भी है, लाल फीताशाही को भी हटाना है। ठीक है, और विनिर्माण की लागत को भी कम करना है, उत्पादों को प्रतियोगी बनाना भी है। ठीक है, तो इसमें अब आप किसी एक को कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि आपका ए बी सी डी ये चारों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ई इसको लगाया गया है। ठीक है, कारण यही है क्योंकि एक से ज़्यादा, एक से अधिक इसके ऑप्शन राइट हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, निम्न में कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी नहीं है? तो मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप इंडिया, या फिर डिजिटल इंडिया। ठीक है, फिर से यही वही कंडीशन है ऊपर वाली, प्रोत्साहकी नहीं है फ्रेंड। तो आइए देखते हैं इसमें ई ऑप्शन क्यों राइट है, क्योंकि मेक अप इंडिया मतलब स्टार्टअप ऑफ इंडिया, तो सी तो राइट है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम तथा यूज ऑफ डूइंग बिजनेस के विभिन्न मार्गों में सुधार सरकार उद्योगों के विकास के लिए आधारभूत संरचना विकास तथा वातावरण बना रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब एक से अधिक ऑप्शन इसके राइट हैं, मतलब चारों ऑप्शन इसके राइट हैं, इसलिए ऑप्शन ई। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्योंकि ये जो एक से अधिक ये वाला अगर ऑप्शन मिलता है आपको तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। ठीक है, क्योंकि ये
अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप नहीं राइट कर पाएंगे इसको। और ऐसे प्रश्न बिहार में फंसाते हैं आपको, क्योंकि ऐसे प्रश्न ज़्यादातर आप बीपीएससी में ही देखेंगे। आगे देखिए 131 नंबर का क्वेश्चन, पूरा प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? और ये पूरा प्रारूप का काम क्या है फ्रेंड? ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना। तो ये कौन, इसकी शुरुआत कौन की, किसके द्वारा ये प्रदान किया गया? एपीजे कलाम या मनमोहन सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी या फिर राजीव गांधी? तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया गया पूरा का फुल फॉर्म क्या है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रोवाइडिंग अर्बन क्या लिखा है, एमेनिटीज इन रूरल एरियाज। देखिए अगर कुछ उच्चारण में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो आप पढ़ लीजिएगा, बिकॉज मेरा इंग्लिश भी वीक है और मैथ भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए किस देश से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है? वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, सभी के लिए ये योजना प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन अवयव नहीं है? प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, पोषण, ग्रामीण सड़क? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर फ्रेंड, पोषण नहीं है, जबकि प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य और ग्रामीण सड़क है। अब चलिए बात करते हैं कि ग्रामोदय योजना की शुरुआत कब की गई। तो ये 2000 से 2001 में प्रधानमंत्री योजना के तहत शुरुआत हुई इसकी। और इसमें आता है स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास, सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण। और अपने आरंभ में पीएमजीवाई के उपर्युक्त 5 ही घटक थे, लेकिन छठे घटक में ग्रामीण विद्युतीकरण पीएमजीवाई मतलब 2001 से 2 में जोड़ा गया। ठीक है, आगे देखेंगे। और ये बड़ा सा क्वेश्चन है फ्रेंड, तो क्वेश्चन छोटा करते हैं हम, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत छोटा करने का कोई मतलब नहीं, दिखता नहीं है। तो नीचे जो वक्तव्य दिया गया है, आप एक कथन और दूसरा कारण दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो कथन है फ्रेंड, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों की उतनी सफलता मिली जितनी आशा की जाती है। केंद्रीयकृत ढांचे के कारण कार्यान्वयन अपर्याप्त रहा। ठीक है, अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों को उतनी सफलता मिली है जितनी आशा की जाती है। तो मतलब ये समेकित जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, तो जो अन्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इसको भी उसी के समान क्या मिला है, सफलता मिली है। और सफलता उतनी मिली है कि जितनी आप उम्मीद करते हैं। ठीक है, जितनी आप आशा रखते हैं। और कारण क्या दे दिया गया है कि केंद्रीकृत ढांचे के कारण कार्यान्वयन अपर्याप्त रहा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। तो ए और आर दोनों सही या ए की सही व्याख्या आर करता है? ए और आर दोनों सही, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता। ए सत्य है परंतु आर असत्य है, या आर सत्य है परंतु ए असत्य है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ठीक है, तो इस जो समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों को उतनी सफलता मिली जितनी आशा की जाती है, तो बिल्कुल ये राइट बात है। लेकिन इसका कारण ये नहीं हो सकता कि केंद्र की ढांचे के कारण कार्यान्वयन अपर्याप्त रहा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना चाहिए? तो 2020 से 21, 22-23, 2020-21 से 23-24, 2020-21 से 24-25, 2020-21 से 25-26। तो इसमें भी फ्रेंड ऑप्शन ई होगा, क्योंकि इसमें भी एक से अधिक राइट है आंसर। क्योंकि ये स्वच्छ भारत मिशन, इसको आप अगर रफ कॉपी में काम कर रहे हो तो लिख लीजिएगा, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, दूसरे चरण की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में की थी, जिसका समय अवधि 2020-21 से 2024-25 है। और इसके पहले चरण की शुरुआत कब की गई? तो 2014 में की गई, जिसकी समय अवधि 2014 से 19 थी। ठीक है,
अगर आपसे पूछा जाए, ये प्रश्न बने कि स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा किसने की थी, तो प्रधानमंत्री ने की थी। प्रधानमंत्री जो प्रेजेंट में है। आगे देखिए, IRDP का मुख्य उद्देश्य है निर्यात संवर्धन, कुशल राजकीय कोष प्रबंधन, बैंकिंग सुधार, ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है फ्रेंड। IRDP का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण है। और ये IRDP का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप क्या लगाएंगे, तो लगाएंगे वही जो आपने याद किया है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके। और ये छठी योजना में अक्टूबर 1980 को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया। अगर आपसे पूछ ले कि IRDP छठी योजना के अनुसार कब लागू किया गया, मतलब छठी योजना के अनुसार ये राष्ट्रीय स्तर पर कब लागू किया गया, तो 1980 में। आगे देखेंगे 137 नंबर का क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजना शुरुआत किया गया 2 अक्टूबर। अब बताइए 2 अक्टूबर 1950, 2 अक्टूबर 1951, 2 अक्टूबर 1952 या फिर 2 अक्टूबर 1953। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को की गई। चलिए आप CDP पढ़ते हैं, लेकिन उस CDP की बात नहीं है यहाँ पे। तो जिस CDP की शुरुआत यहाँ पे की गई है वो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, समुदाय विकास योजना प्रारंभ करने वाला भारत विश्व का कौन सा नंबर का देश है फ्रेंड, तो ये प्रथम नंबर का देश है। तो जो CDP आप पढ़ते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, उसकी बात नहीं है यहाँ पे समुदाय विकास। ठीक है, C से कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, समुदाय, और डेवलपमेंट मतलब विकास, और प्रोग्राम का मतलब आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको, क्योंकि आप मान लीजिए पूछ लिया गया, फुल फॉर्म ही पूछ लिया गया तो आप कंफ्यूज ज़रूर हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आप लिखे रहेंगे, नोट्स बनाए रहेंगे तो नहीं होंगे, रिवाइज करते रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया, 1953, 1957, 1960 या फिर 1972 में। तो फ्रेंड राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया 1953 में। आप देख सकते हैं नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, राष्ट्रीय विस्तार सेवा अप्रैल 1953 में तैयार किया गया तथा 2 अक्टूबर 1953 को इसका शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय श्रम योगी मान धन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रति माह प्राप्त होती है। अब बताइए कितनी पेंशन देते हैं आपको प्रधानमंत्री, 3500, 2000, 3500, 2000 या फिर 3000 या फिर 1500। तो फ्रेंड 3000 की राशि आपको दी जाती है। तो आइए देखते हैं किस बजट के तहत ऐसा किया जाता है। तो आप देख सकते हैं बजट वर्ष अगर 2019-20 की बात करें तो इसमें असंगठित क्षेत्र कार्यरत था, जिसमें 15,000 रुपये या उससे कम मासिक आय वाले जो कामगार थे, मतलब मजदूर थे, उनके लिए था ये। ठीक है, जो 18 से 40 के मध्य थे। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन, ठीक है, और एक मजदूर लेबर कुछ कार्ड बना था, ठीक है, इसके लिए ऐसा कुछ था। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन नामक बृहद पेंशन योजना की घोषणा की गई और इस योजना के तहत जो असंगठित क्षेत्र के प्रत्येक कामगार को जो 60 वर्ष की उम्र को पूरी होने के बाद, मतलब जो 60 वर्ष के नीचे थे उनके लिए नहीं था ये, जो 60 वर्ष के थे और मजदूर थे, कामगार थे, मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे, ये योजना उनके लिए थी। तो उनको कितना पेंशन दिया जाता था, तो उनको पेंशन देने का जो प्रस्ताव था 30,000 रुपये था। अब दिया जाता था कि नहीं दिया जाता था, प्राप्त होता था कि नहीं, इसकी तो कोई हमें जानकारी नहीं, और प्रस्ताव पारित हुआ था तो संभव है, कह भी नहीं सकते। तो ठीक है,
आगे देखेंगे। और इसके लिए फ्रेंड जो ये राशि दी जाती थी कामगारों को, तो ये इसके लिए सरकार कितने रुपए आवंटित करती थी, तो 500 करोड़। ठीक है, पता नहीं अधिकारी खुद खाते थे या या देते थे। चलिए फ्रेंड 140 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। और मनरेगा, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो मनरेगा ये मजदूरों के लिए जो कार्यक्रम चलता है, इसका उद्देश्य क्या है आपको बताना है। परिसंपत्तियों का निर्माण करना, ऐसा कुछ है क्या। सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना, जल प्रबंधन, या फिर ग्रामीण आय को बढ़ाना। उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसमें भी ऑप्शन ई राइट है। आइए देखते हैं क्यों ऑप्शन ई ही राइट है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवारों के उनके वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है। ठीक है, जो सर्वाधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक संबंधी अकुशल मजदूरी करने को तैयार हैं। इनके या फिर इसके अन्य उद्देश्यों में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना शामिल है। इसमें आमतौर पर सड़कें, नहरों, तालाब, कुआं जैसे टिकाऊ साधनों का निर्माण किया जाता है। तटबंधों का निर्माण, मरम्मत, भूमि समतल वृक्षारोपण, जल संरक्षण, संचयन, बाढ़ नियंत्रण, सुरक्षा कार्य इस योजना में शामिल किए जा सकते हैं। तो आप क्या समझे, तो समझना क्या है फ्रेंड, मनरेगा ये लागू किसने किया था, इस रोजगार को लाया किसने था। तो फ्रेंड ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, ठीक है, लाया गया था। वो किस लिए लाया गया था, ये वित्तीय वर्ष में इसलिए लाया गया था। मान लीजिए कोई वयस्क परिवार है, गरीब परिवार है, और वो कार्य करने में, कहीं भी मजदूरी करने में अकुशल है, मतलब नहीं कर सकता है, तो उनके लिए ये कार्यक्रम फ्रेंड लाया गया था। और इसमें आपको 100 दिन का रोजगार मिलता था। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग गांव में ऐसे हैं जिनको कोई रोजगार नहीं मिल पाता है, जो अकुशल हैं किसी न किसी कारण से। ठीक है, तो उनके लिए ये था। तो आप देखे होंगे जो जहाँ पे नहरें बनती हैं, सड़कें बनता है, वहाँ पे मनरेगा कार्यक्रम चलाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, और आई होप आप समझ गए होंगे। समझ गए या नहीं आप कमेंट जरूर करते रहिए। अगर भी किसी भी प्रश्न में आप फंस रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, मेरा बताया हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो भी आप ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, हम दूसरे तरीके से आपको समझाएंगे। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो फ्रेंड उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पहले पंजाब था, लेकिन अभी प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश ही है। तो आप देख सकते हैं 2020-21 के डेटा के अनुसार गेहूं उत्पादक शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब। पहले फ्रेंड पंजाब था, पंजाब सबसे आगे था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये 3rd नंबर पर आ चुका है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है। किसी उद्यम सरकार का अंश 60% से अधिक, कोई भी वस्तु सरकारी, निजी दोनों क्षेत्रों में उत्पादित, यह सहकारिता क्षेत्र का दूसरा नाम है। और किसी उद्यम में सरकारी, निजी क्षेत्र दोनों ही का सम्मिलित स्वामित्व है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है फ्रेंड, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था संयुक्त क्षेत्र, किसी उद्यम सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों में इसका सम्मिलित स्वामित्व है, मतलब दोनों में इसकी भूमिका है, चाहे वो उद्यमी सरकारी हो या फिर आपका प्राइवेट सेक्टर हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 143 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं। बिल्कुल बेकार हैं, बेरोजगार हैं, क्योंकि तो उद्योग में, कृषि में, खनन में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे उस बेकारी की बात नहीं की गई है, पूछ रहे हैं किस में बेकार हैं। तो कृषि में बेकार हैं। बेकार क्यों हैं, क्योंकि उनके पास सुविधाएं नहीं हैं, फैसिलिटी उनको नहीं मिल पाती है। तो हो सकता है उनका कारण गरीबी हो, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें तो पैसे से सुलभ हो पा रही हैं। तो आप देख सकते हैं क्यों, ऑप्शन बी ही क्यों है। तो भारतीय कृषि की विशिष्ट विशेषता यह है कि इस क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक श्रम नियोजित है। वस्तुतः छिपी बेरोजगारी अथवा प्रच्छन्न बेरोजगारी भारतीय कृषि क्षेत्र की विशेषता है। तो बिल्कुल फ्रेंड, एक तो कृषि में आप जितना टाइम देते हैं, जितना समय लगाते हैं, समय और पैसा दोनों आपका लगता है। और कई तो भारत में ऐसे भी आपके आसपास भी होंगे, ऐसे परिवार देखे जाते हैं जो
सक्षम नहीं होते हैं तो उनके लिए तो खैर वो तो अलग टॉपिक है, लेकिन वो जितना करते हैं उतना उनको लाभ नहीं मिल पाता है कृषि से, तो इसलिए बेकारी जो है कृषि है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है बिचौलियों की समाप्ति, भूमि जोतों का एकत्रीकरण, सहकारी कृषि या फिर किसानों का मकान ऋण। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है फ्रेंड। किसानों का मकान ऋण ये भूमि सुधार क्षेत्र में शामिल नहीं है, क्योंकि जो भूमि सुधार क्षेत्र है, मान लीजिए ये कृषि क्षेत्र को सुधार रहे हैं, सड़क क्षेत्र को सुधार रहे हैं, नहर को सुधार रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपके अगर घर पे लोन है, कोई भी किसान है, तो अगर उसके घर पे आपका ऋण है, लोन है, तो वो भूमि सुधार क्षेत्र में शामिल नहीं है। इजी क्वेश्चन है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है तो आप कर सकते थे। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन। अच्छा, इसको भी देख लीजिए, तो आप देख लीजिए। स्वतंत्रता उपरांत भूमि सुधार उद्देश्य को पूरा करने के लिए निम्न कदम उठाए गए। तो मध्यस्थों और बिचौलियों की समाप्ति, काश्तकार सुधार के अंतर्गत लगान नियमन, काश्त अधिकार की सुरक्षा, काश्तकारों को भूमि पर मालिकाना हक प्रदान करने जैसे कदम उठाए गए। कृषि पुनर्गठन, इसके तहत भूमि का पुनः वितरण, भूमि जोतों का एकत्रीकरण, जोतों की चकबंदी, सरकारी खेती शामिल। ठीक है, आगे देखेंगे 145 नंबर का क्वेश्चन। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित में से उपलब्धता पर निर्भर है। तो आप सबसे पहले कमेंट कीजिए हरित क्रांति के जनक कौन है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, सभी का कमेंट आना चाहिए। आज का टैग प्रश्न है। ठीक है, आज का ये समझिए आपका होमवर्क प्रश्न है। तो हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित उपलब्धता पर निर्भर है। तो बीज की उच्च पैदावार किस्म, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, या फिर रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हरित क्रांति सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता निर्भर है किस पे? बीजों की उच्च पैदावार की किस्मों पर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है 146 नंबर का क्वेश्चन है। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है? तो फ्रेंड रुई तथा शक्कर उद्योग, इंजीनियरिंग तथा सीमेंट उद्योग, जूट तथा रुई उद्योग, या फिर कागज तथा लोहा उद्योग। तो विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ फ्रेंड? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जूट तथा रुई उद्योग। क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ था तो यहाँ की मुख्य फसल क्या थी? जूट और रुई। ठीक है, तो असर तो इसी पर पड़ेगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन। अच्छा, प्रभावित क्यों हुआ? प्रभावित क्यों हुआ तो ये भी आप जान लीजिए। ठीक है, छोटी सी कहानी है इसकी। तो भारत में जो आधुनिक जूट थे वो लगभग कितना पुराना था? तो 165 वर्ष पुराना था। उस टाइम की बात है कि ये उस टाइम कितना पुराना था? 165 वर्ष पुराना था जब भारत का विभाजन हुआ था। 1855 में श्री रामपुर के निकट रिसरा नामक स्थान पर पहली बार जूट स्थापित हुआ था। 1947 में भारत का विभाजन हुआ, जूट उद्योग को क्षति पहुंची, क्योंकि अधिकांश जो जूट उत्पादन करने वाले क्षेत्र थे, लगभग कितने 80%, वो पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान में बांग्लादेश में रह गया। ठीक है, तो कुछ तो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया और कुछ बांग्लादेश में चला गया। फलस्वरूप क्या हुआ? फिर रिजल्ट क्या आया? उद्योग के समक्ष कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई। और दूसरी तरफ सूती वस्त्र की अधिकांश मिलें जो मुंबई, अहमदाबाद, भारत में थी, तो जबकि कपास उत्पादक 40% क्षेत्र पश्चिमी पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, तो जब भाई वो क्षेत्र ही हट गया, जब वो क्षेत्र ही चला गया तो उत्पादन में समस्या आई। ठीक है, तो असर भी इसी पर पड़ा, क्योंकि इसका आप देख सकते हैं कितने परसेंट, लगभग 80% क्षेत्र जो है कहाँ पे चला गया था? पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? जूट उद्योग में, लोहा तथा इस्पात उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, या फिर शक्कर? तो फ्रेंड ये कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक लोग लगे हुए हैं, कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर। भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग है लोहा एवं इस्पात, पटसन, कपास या फिर कागज? तो फ्रेंड कपास, क्योंकि ये जो कपास का मतलब क्या है? कपास कहते हैं किसको है? तो कॉटन को कहते हैं ना। तो भारत का वस्त्र उद्योग मुख्यतः
किस पर आधारित है? कपास पे आधारित है। और कपड़ा उद्योग भारत का सबसे प्राचीन एवं बृहत मतलब बड़ा उद्योग है। तो 21 और 22 के अनुसार अगर आपसे इनडायरेक्ट या डायरेक्ट पूछा जाए तो 105 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान कराया गया किस उद्योग में? कपड़े उद्योग में। ठीक है, 105 मिलियन कम नहीं होता। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई या फिर सलीम। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर फ्रेंड, कोयम्बटूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फास्ट देखिए। अब इसको छोड़ ही दीजिए, इसका मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो पूछा नहीं जाएगा, ओल्ड क्वेश्चन है काफ़ी। चलिए आगे देखिए 151 नंबर। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे हैं। अब बताइए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। भार हाश मूलक, भार वृद्धि मूलक, भार श्रम मूलक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड भार हाश मूलक। ठीक है, तो कपास उद्योग आगत कपास, जूट, ऊन आदि भार हाश मूलक प्रकृति के होते हैं और इन कच्चे मालों का प्रारंभिक अवस्था में भार अधिक होता है तथा इनके भार में निश्चित अवधि तक कमी आती है। इस अवधि के पश्चात ये अपने मूल स्वरूप में आते हैं। ठीक है, और ये देखिए असर्शन रीजन का क्वेश्चन है 52 नंबर का। तो कथन है फ्रेंड, गत सदी के 80 के दशकांत तक भारतीय उद्योगों ने उपभोक्ता वस्तु उद्योग से मूलभूत व पूंजीगत वस्तु उद्योगों की संरचनात्मक स्थानांतरण की प्रवृत्ति, अस्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित किया। और कारण क्या दिया गया है कि इस अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी आई। तो ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, या फिर आर और ए दोनों सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, या फिर ए सही किंतु आर गलत है, या ए गलत किंतु आर सही। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। आर टोटली गलत है जबकि ए राइट है। तो राइट क्यों है देखिए, क्योंकि गत कमी के 80 के दशकांत तक भारतीय उद्योगों ने उपभोक्ता वस्तु के मूलभूत पूंजीगत वस्तु उद्योगों की संरचनात्मक स्थानांतरण की स्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित किया। परिलक्षित किया मतलब वृद्धि दर बढ़ती रही। ठीक है, वृद्धि दर 7.4 हुई, फिर उसके बाद 14.8% वार्षिक रही, जो उपभोक्ता वस्तु उद्योगों की वृद्धि दर 7.3 वार्षिक की अपेक्षा अधिक थी। ठीक है, तो आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। 153 नंबर देखिए, भारत में कोर उद्योग क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोर विद्युत है, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सभी है। तो कोर उद्योग में फ्रेंड सभी आता है। तो देखिए कोर का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आप समझेंगे फ्रेंड, कोर का मतलब फ्रेंड होता है सबसे पहले समझिए कोर उद्योग फ्रेंड। तो कोर उद्योग वे उद्योग होते हैं जो एक से ज़्यादा या मतलब सर्वाधिक भी नहीं कह सकते, या आप सबसे ज़्यादा बढ़िया होगा अगर अधिकांश कहें। ठीक है, तो कोर उद्योग वह उद्योग होता है जो अधिकांश देशों में अन्य सभी उद्योगों का क्या करता है? समर्थन करता है। अच्छा, समर्थन क्यों करता है? क्योंकि हर देश को ज़रूरत है। अब ज़रूरत किसकी है? तो जैसे आपकी कोर उद्योग में क्या आता है? आपका कोर उद्योग में आपका आ गया कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, परिशोधन उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट, विद्युत। ठीक है, तो ये फ्रेंड आपके मुख्य कोर उद्योग हैं। ठीक है, या कोर सेक्टर हैं। तो इन सभी की ज़रूरत बताइए आज के ज़माने में सभी देशों को है कि नहीं है? तो यही आपके कोर उद्योग हैं। ठीक है, और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP, ठीक है, IIP घटकों का भारांक अभी अगर प्रेजेंट में पूछा जाए, अगर कोर उद्योगों का प्रेजेंट में भारांक आपसे पूछा जाए तो कितना है? तो 40। अभी ये ओल्ड क्वेश्चन है ना, 1905 का क्वेश्चन है, ये BPSC प्री का है। मान लीजिए अगर आपसे प्रेजेंट का पूछ लिया जाए कोर उद्योग का, तो ये भारांक कितना है, घटक कितना है कोर उद्योग का? तो 40.27%। ये आपका करेक्ट डेटा है। ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है प्रत्यक्ष कर,
अप्रत्यक्ष कर, घाटा पूर्ति या रिजर्व बैंक से उधार लेना। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है फ्रेंड। रिजर्व बैंक से उधार लेना भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है। तो हम यहीं तक छोड़ते हैं फ्रेंड, है ना, या 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। तो चलिए कंप्लीट ही करते हैं, 60 कर लेते हैं बस। तो 160 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, 60 क्वेश्चन तो होना ही चाहिए। तो हमने 101 से शुरू किया था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय बजट 2017-18 के अभीष्ट उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है? भारत को रूपांतरित करना, भारत को स्वच्छ करना, भारत को शिक्षित करना या भारत को ऊर्जावान बनाना। उपर्युक्त में से क्या कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो फ्रेंड, एक संघीय बजट 2017-18 के अभीष्ट उद्देश्यों में जो सम्मिलित नहीं था, तो भारत को ऊर्जावान बनाना सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट देखिए, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? 2015, 16, 17, 18। तो फ्रेंड, 2017 में भारत को रेल बजट को आम बजट में क्या किया गया? मिला लिया गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, 57 नंबर देखिए, भारत सरकार राज्य सरकार के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? भूमि कर, कृषि आयकर, आयात शुल्क या फिर बिक्री कर। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बिक्री कर। भाई, आय का जो मुख्य स्रोत होगा, आय तभी आपकी बढ़ेगी, तभी आपको बेनिफिट देगी जब बिक्री कर आपका परफेक्ट होगा। ठीक है, बिक्री कर का मतलब जितना आप बेचेंगे उस पर टैक्स तो लगता है, कर तो लेती ही है गवर्नमेंट, लेकिन एक फ़ायदा ये होगा कि अगर आपकी बिक्री अच्छे से हो रही है तो आपको भी लाभ हो रहा है, गवर्नमेंट को भी हो रहा है। रीज़न यही है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। विगत वर्षों में भारत में केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय किस क्षेत्र में हुआ? सुरक्षा, विकास, प्रशासन या फिर सहायतार्थ अनुदान। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर फ्रेंड, विकास। अगला देखिए, कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? तो आयात शुल्क है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, निगम कर है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है। ठीक है, जो आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर हैं? आप प्रत्यक्ष और परोक्ष कर के बारे में अच्छे से जानते होंगे। तो बिक्री एवं आयकर, आयकर संपत्ति कर, बिक्री कर उत्पादन शुल्क या फिर आयकर व उत्पादन शुल्क। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बिक्री व उत्पादन शुल्क। नेक्स्ट देखिए, तो प्रत्यक्ष कर फ्रेंड जो डायरेक्ट होता है, परोक्ष का मतलब इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, परोक्ष की जगह अगर आप प्रत्यक्ष कर सकते। ठीक है, थोड़ी सी भाषा क्लिष्ट कर दी गई। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? निगम, आय, दान या फिर संपत्ति। तो फ्रेंड, निगम कर को राजस्व की अधिकतम प्राप्ति होती है। नेक्स्ट देखिए, तो फ्रेंड ठीक है, हम 162 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके। तो आज यहीं ब्रेक करते हैं और सभी से अनुरोध है लाइक शेयर कमेंट करके जाइए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मोस्टली हमारे फ्रेंड से मोस्ट रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू अगेन।